अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। वो शाकार जिसका इंतज़ार था वो आ गया, यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवा दिया है। इस 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहीं पे भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए या माल बनाया, वो माल कैसे बनाया। ये पूरे 18 सफ़ात मुकम्मल खामोश हैं, कहीं पे भी कोई जवाब नहीं है। महज टेक्निकलिटीज़ या अगर हम कहें कि कहीं पे कुछ जजेस के ऊपर इल्ज़ामात की ही एक कहानी हमें इस जवाब में मिलती है। आप इल्ज़ामात का या कहानियों का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जस्टिस इरफान सादत जिसने जिस दिन बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाया, उस दिन के एक वाक़े को मिस रिपोर्ट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर। उन इल्ज़ामात पे जो सोशल मीडिया ने जो कहानी गढ़ी गई, उस कहानी को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने हक़ में इस्तेमाल किया है और इस तहरीरी जवाब में जो 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जुडिशल कौंसिल में जमा करवा दिया गया है। और ये कहा है कि देखें जी, उस वाक़े में तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद मेरे खिलाफ डेरोगेटरी ज़ुबान इस्तेमाल की। हालांकि वो तो पूरा वाक़या मिसकोटेड हुआ या उसमें गलत बयानी की गई, उसका हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का उस पूरे इवेंट में कहीं पे कोई जवाब या कहीं पे कोई भी नाम तक नहीं लिया गया। इस जवाब में एग्जैक्टली क्या कहा गया है वो डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, पस मंज़र। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 9 शिकायत आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ पहले कम दामों ख़रीदना और फिर उनको अपने फ्रंटमैन्स के ज़रिए मुबैना तौर के ऊपर ज़ायद पैसों में बेचना, यानी 2-2 करोड़ के प्लॉट्स लिए और फिर 20-20 करोड़ मालियत में बहुत ही कलील वक्त में उनको आगे बेच दिया गया। ये मुबैना इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात के ऊपर जब उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, ये कंप्लेंट्स आती रहीं, मुतालबात किए जाते रहे वकला तंजीमों की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले को देखे, इसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उनको अपने साथ बिठा के खामोश पैगाम देते रहे और यूँ वो रिटायर होकर घर चले गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जिम्मेदारी सौंपी कि वो लीगल ओपिनियन दें। उन्होंने अपनी कानूनी राय दी। कानूनी राय देने से पहले जब ये मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा गया तो उस वक्त अदालती छुट्टियां आईं, 3 महीने का वक्फ़ा आया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। फिर उसके बाद जुडिशल कौंसिल ने अपना पहला इजलास बुलाया। इस इजलास में 3 कौंसिल मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो शोकाज़ नोटिस जारी करने का फ़ैसला हुआ। 2 जजेस ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इसमें हमारे पास जो मटीरियल है अभी हमने उसका मज़ीद जायज़ा लेना है। वो कौन से 2 जजेस थे जिन्होंने शोकाज़ नोटिस फौरी तौर पे जारी करने की मुखालफत की? उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी शामिल हैं। आज का जो जवाब है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराया गया है, उसकी ज़रा डिटेल आपसे शेयर करते हैं। इस जवाब में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ये कहते हैं कि मुझे जुडिशल कौंसिल का शोकाज़ नोटिस जारी करना मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ही मुनाफी है। क्यों? क्योंकि मुझे जुडिशल कौंसिल के शोकाज़ नोटिस जो है उसकी कार्रवाई की जो प्रेस रिलीज़ है, वो मेरे राय लिए बगैर, मुझसे ओपिनियन लिए बगैर ही जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। ये भी मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं और जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी हिस्सा हैं। हालांकि वो जो मुबैना ऑडियो कमीशन बना था उसके ऊपर तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने हम ख्याल जजों को बिठा के उस कौंसिल की उस कमीशन की कार्रवाई को, जो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो कायम की गई थी, उसकी जो प्रोसीडिंग रोक चुके हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मुज़ाहिर नकवी साहब ये फरमा रहे हैं और आगे कहते हैं जी कि इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, जस्टिस नईम अख्तर मेरे खिलाफ जो कौंसिल है इस वक्त जो प्रोसीडिंग कर रही है उसको इसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। मौजूदा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी होंगे
और जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है कि इज़्ज़त नफ्स का तकद्दुस जो है वो ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उसमें जो जस्टिस काजी फायद ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो जज है उसको भी शफाफ ट्रायल का जो है वो पूरा हक हासिल है। तो इसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ये भी कहते हैं कि जुडिशल कौंसिल के 27 अक्टूबर के इजलास की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मेरे साथ मसावी सलूक नहीं किया गया। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर उनको शोकाज नोटिस जारी किए बगैर ही शिकायत गुजार आमना मलिक को नोटिस जारी कर दिया। अभी आमना मलिक कौन है, जो मैं पहले भी 1-2 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि इसकी डोरियाँ भी कहीं ना कहीं इधर ही जाके लिंक हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ऊपर आपको जाके इल्म होगा कि ये इसका जो आमना मलिक को जो कंप्लेनेंट हैं जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ वो कहाँ से आई, उसको किसने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, ये चीज़ें आगे चल के जो है ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश होने वाली हैं और पता लगेगा कि इसका खुरा भी कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर से ही निकलेगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी कि जुडिशल कौंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफ़िका फ़ैसला हो। जुडिशल कौंसिल अक्सरियती फ़ैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने आपको क्लीन चिट नहीं दी, तो उस वक्त उमर रज़ा बंदयाल साहब को भी अक्सरियत हासिल नहीं थी कौंसिल में। और फिर मज़ीद कहते हैं जी कि मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर शोकत नोटिस जारी किया गया। तो आप अपने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं आप उस पर सबूत फराहम कर दें, उससे बात ख़त्म हो जानी है। फिर आगे कहते हैं जी कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फायद ईसा ने मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को ख़त लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। तो वो जो ख़त लिखा गया था जस्टिस काजी फायद ईसा जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, वो इस वजह से लिखा गया था कि उस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि भाई आपका अपना जज है, आप इसके खिलाफ प्रोसीडिंग क्यों नहीं कर रहे। तो उसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ख़त लिखकर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को ये कहा कि अदलिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उंगलियाँ उठ रही हैं, अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो आप ये कंप्लेंट्स ख़त्म कर दें, इनको खारिज कर दें, ताकि कम अज़ कम वो जज भी उसके ऊपर उंगलियां उठाने का सिलसिला ख़त्म हो। और उसके बाद जो अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है बुरे अलकाब से या अदलिया को के लिए बदनामी का जो सबब बन रहा है मामला, कम अज़ कम ये सिलसिला तो ख़त्म हो। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं जी कि वो ख़त लिख के ओपिनियन दे दिया था उन्होंने और मुबैना ऑडियो की तस्दीक भी नहीं करवाई गई। तस्दीक कैसे होती है वो, जैसे मैंने आपको बताया उमर रज़ा बंदयाल साहब हम ख्याल जजेस को साथ बिठा के वो उसको स्टे दे चुके थे, तो उसकी तस्दीक कहाँ से होनी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस की खुली अदालत में जो है वो समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन पर एतराज़ आयद किया गया था। तो भाई वो एतराज़ इस वजह से आयद किया गया था कि इन दोनों जजेस के बारे में ये था कि अगर जस्टिस काजी फायद ईसा को इस रेफरेंस के जरिए हटाया जाता है तो अल्टीमेटली टेन्योर जो है वो बढ़ेगा जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर, इसलिए वो एतराज़ था। और उस एतराज़ को दुरुस्त मानते हुए ये दोनों जजेस अलग हो गए थे। फिर वो मज़ीद कहते हैं जी कि मुझे शिकायत और दीगर मवाद तक रसाई ना होने के सबब मफलूज हूँ, मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड की फराहमी दी जाए। मेरे खिलाफ जुडिशल कौंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत हैं, मेरे खिलाफ शिकायत में शफाफियत का फुकदान और गैर कानूनी है और जानिबदार जुडिशल कौंसिल के जारी शो का नोटिस भी जानिबदार है और इसका मैं जनाब कोई भी जवाब शवाब देने को नहीं दे सकता। अब ठीक है, ये एक जवाब जिसमें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बातें हेयर से या सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली कुछ जो कहानियाँ हैं उनको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने हक़ में इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये कहा है कि ये दो जजेस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो रूल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है उसको गैर आइनी करार दे चुके हैं। तो फिर आप उन्हीं रूल्स का ख़ुद क्यों सहारा ले रहे हैं। और सबसे अहम बात कि अगर आपके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को चाहिए कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत इस पूरी प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दें। ओपन कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर रहे। आप अगर ओपन कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अगर वो ये समझते हैं कि भाई उनके खिलाफ तमाम शिकायत गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तो न सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत उनको इस पूरी प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, बल्कि उनको ये दरख्वास्त भी देनी चाहिए कि आप
मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है उसकी लाइव कवरेज दिखाएं, ताकि आम आदमी को भी पता चले कि एक जज को किस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है। और अगर नहीं किया जा रहा, आप अगर नहीं बता रहे कि ये माल कैसे बनाया है, ये पैसे कैसे बनाए गए, तो फिर महज इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में जान छूटने वाली नहीं है। असल जो शोकाज है या जो शिकायत हैं उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जवाब देना चाहिए इनको। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो इसका जवाब नहीं दे रहे, और बजाय ये बताने के कि ये माल कैसे बना, पैसे कैसे बने, उल्टा वो जो है वो कौंसल के 3 मेंबरान के ऊपर, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और नईम अफ़गान जस्टिस जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, जो मेंबर हैं जुडिशल कौंसल के, उनके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। इन एतराज़ात को कैसे देखा जाएगा? मुमकिन तौर पे हो सकता है ये रद्द कर दिए जाएँ और कहा जाए कि जी ये रसीदा कढो, रसीदा लेके आओ कि ये कैसे क्या कुछ हुआ और ये इल्ज़ामात हैं इसके बारे में आप जवाब दें। लेट्स सी, काफ़ी अहम मामला है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।